हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम मैप में डिस्कस करेंगे एशिया पैसिफिक वाला रीजन। यहाँ पर कौन कौन से सी हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रशिया है। ये रशिया का कामचाट का पेनिनसुला है। क्या नाम है? कामचाट का पेनिनसुला। और यहाँ पर है जापान। जापान के 4 पार्ट हैं, 4 मेजर आइलैंड्स में जापान बटा हुआ है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 मेजर आइलैंड्स हैं। तो ये होक्काइडो और कामचाट का पेनिनसुला के बीच में जो आइलैंड्स हैं जिनको नाम जाना जाता है कुरिल आइलैंड्स। अब कुरिल आइलैंड्स किसको, यहाँ तो होक्काइडो और यहाँ पर कामचाट का पेनिनसुला, इन दोनों को तो कनेक्टिंग का काम करते हैं और अलग किसको करते हैं? सी ऑफ ओक्सोक, और यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। अब हम थोड़ा अगर नीचे आए तो जापान के यहाँ पर इस साइड गिरेगा सी ऑफ जापान। यहाँ पर है इस साइड, यहाँ देखिए ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों के नीचे और जापान के बीच में है कोरिया स्ट्रेट। ये है येलो सी, ये है फिर ईस्ट चाइना सी। अब यहाँ पर चाइना के जस्ट नीचे है ताइवान। ताइवान और जापान के इस आइलैंड्स के बीच में यहाँ पर है ये वाले जो आइलैंड्स हैं, ये है ryukyu आइलैंड्स। क्या नाम है? ryukyu आइलैंड्स। और यहाँ पर ताइवान के ईस्ट साइड यहाँ पर इस पॉइंट पर है सेनकाकू आइलैंड्स। सेनकाकू आइलैंड्स। अब ताइवान के नीचे हम आते हैं तो यहाँ है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन ये फिलीपींस है, आइलैंड कंट्री है फिलीपींस भी, और उसका सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है लुजोन। लुजोन स्ट्रेट के बाद यहाँ पर जो लुजोन सबसे बड़ा उसका आइलैंड है, उसी के नाम पर गिरा हुआ है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट फिलीपींस सी को, फिलीपींस के इस ईस्ट वाले पार्ट पर है फिलीपींस सी, और यहाँ पर है साउथ चाइना सी। इन दोनों को आपस में कनेक्टिंग का काम करता है। ये है साउथ चाइना सी। यहाँ देखिए साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड एरिया है क्योंकि चाइना इसके ऊपर पूरे के पूरे एरिया के ऊपर अपना क्लेम करता है, लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री हैं वो भी अपना क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी को लेकर के। 9 डैश लाइन है जिसको लेकर के चाइना अपना क्लेम करता है कि इसके अंदर का जो जो पार्ट है वो मेरे अंडर आता है। तो यहाँ पर साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जैसे ताइवान के जस्ट यहाँ पर बगल में हम देखेंगे तो यहाँ पर है प्रतास आइलैंड, यहाँ पर प्रतास आइलैंड। यहाँ पर ये जो लुजोन सबसे बड़ा आइलैंड है उसके बगल में है स्कनबोरोग रीफ। यहाँ पर साउथ चाइना सी में है स्कनबोरोग रीफ। फिर यहाँ पर चाइना इसके पास में अगर हम देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो जगह है ये है सुलू सी। कौन सा सी? सुलू सी। सुलू सी के और यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं इनके बगल में हम देखें तो स्प्रेटली आइलैंड्स यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो लाओस वाला रीजन है इसके पास है पारासल आइलैंड्स। पारासल आइलैंड्स ये है हाइनोन, हाइनोन आइलैंड चाइना के बिल्कुल जस्ट नीचे हाइनोन आइलैंड, और हाइनोन आइलैंड के इस बगल में गिरती है गल्फ ऑफ टॉनकिन। गल्फ ऑफ टॉनकिन। इसके बाद में ये देखो सारे वो वाले रीजन है जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। ये सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन जो 1967 में जिसको बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, तो उसके मेंबर कंट्रीज हैं। यहाँ पर देखिए मलेशिया के जस्ट नीचे आता है सिंगापुर और ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरवे है और इसके थ्रू काफ़ी बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेड है, ट्रेड की पार्टनरशिप है वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू काफ़ी की जाती है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मलक्का स्ट्रेट। अब यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके बारे में कभी और किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, रिकॉर्ड GST मोप अप ऑफ 1.41 लाख करोड़ इन अप्रैल। अप्रैल महीने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इकट्ठा किया गया उसने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। मतलब 1.41 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं किसके तहत? टैक्स के तहत। ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी रिकवरी हो रही है वो काफ़ी सस्टेन्ड हो रही है, उसके काफ़ी अच्छे साइन देखने को मिल रहे हैं।
पिछले महीने की तुलना करें, मार्च से तुलना करें तो 14% तक का हाइक मिला है जीएसटी कलेक्शन में। तो मतलब इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट्स कमेंट। मद्रास हाई कोर्ट ने कमेंट पास किए थे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के कि हमारी सेकेंड वेव को बढ़ाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने जो इलेक्शन होने वाले थे उनमें सावधानी नहीं बरती, इसी को लेकर के उन्होंने कमेंट पास किया था और उसी को लेकर के अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया था, हालांकि उन्होंने ओरल स्टेटमेंट ये दिया था, ओरल कमेंट्स पास किए थे, लेकिन उसको लेकर के वो मद्रास हाई कोर्ट को लेकर के उनके जजेज के जो ओरल कमेंट्स दिए थे उनको लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, 18 किल्ड इन गुजरात कोविड-19 हॉस्पिटल फायर। देखो, कोविड-19 स्पेशली जो हॉस्पिटल में फायर, हम महाराष्ट्र में काफ़ी इंसिडेंट देख चुके हैं और अब गुजरात में भी कुछ दिनों में ही हम काफ़ी इंसिडेंट देख चुके हैं कि हॉस्पिटल में फायर होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स उनकी डेथ हो रही है। अब स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ज़्यादातर हॉस्पिटल जो हैं वो कोविड-19 पेंडेमिक के लिए उनको सपोर्ट, उनको इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए उनको बनाया गया है। तो इसीलिए जो हॉस्पिटल में फायरिंग की वजह से कोविड-19 के पेशेंट्स की ज़्यादा डेथ हो रही है। यहाँ पर देखो बहुत सारी न्यूज इस रिलेटेड है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी स्पेशली जो हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनकी डेथ हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18+। प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 1 मई से ये टारगेट था कि 18+ एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसको स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने डाटा सामने नहीं रखे हैं कि उन्होंने पहले ही दिन कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ SDRF रिलीज्ड। SDRF मतलब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है उसको रिलीज कर दिया गया है सेंटर के द्वारा। हालांकि हर साल जो जनरली अगर हम बात करें तो SDRF का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो लगभग जून में रिलीज होता है, लेकिन कोविड-19 की सेकेंड वेव को देखते हुए कि ताकि सारे स्टेट जो हैं उनके पास में इकोनॉमिक कंडीशन ना बिगड़े, उनके पास में हर चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हों, इसीलिए SDRF का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको टाइम से पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। अगर SDRF की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया है और इस SDRF में जनरल कैटेगरी की जो स्टेट हैं उनके लिए 75% और यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं उनके लिए 90% सेंटर कंट्रीब्यूट करता है। ये जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब जो पैसा SDRF में आता है उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर एनुअल कंट्रीब्यूशन, एनुअल उनको बांट दिया जाता है स्टेट के बीच में। फाइनेंस कमीशन की क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट न्यूज, US क्लियर्स सेल ऑफ 6 P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। देखो, ओरिजिनली जो टारगेट था वो 10 एयरक्राफ्ट इंडिया को देने की बात थी, लेकिन अब इसको कट कर दिया गया है ताकि जो ज़्यादा पैसा इस चीज़ में खर्च होने वाला था वो कम खर्चा हो सके। और अब 6 P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो US डिपार्टमेंट अप्रूव किया है कि इंडिया को हम ये दे देंगे। यहाँ देखिए, नेक्स्ट न्यूज, DRDO टू सेटअप 4 ऑक्सीजन प्लांट्स इन दिल्ली। DRDO ने दिल्ली में 4 ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर दिए हैं और 380 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो सेटअप होने वाले थे उनमें से फर्स्ट 4 सेटअप हो गए हैं और ये सेटअप किए जाएंगे PM केयर्स फंड के तहत। PM केयर्स फंड की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसके नाम से ही पता चल रहा है
कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी उस समय रिलीफ और असिस्टेंस देने के लिए सिटीजन्स को ये फंड क्रिएट किया गया है। इस फंड के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसके अलावा और भी मेंबर होते हैं इस पीएम केयर्स फंड के, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार पीएम केयर्स फंड बनाया गया है। 1948 में हमारे जो पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा पीएम नेशनल रिलीफ फंड भी बनाया गया था और उसी का भी यही काम था कि जो भी नेचुरल कैलेमिटी आए उस समय उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस फंड के पैसे का यूज किया जा सके। लोगों के द्वारा माइक्रो कंट्रीब्यूशन इसमें दिलवाया जाता है। इसके अलावा जो पीएम केयर्स फंड में बहुत सारी कंपनीज CSR मतलब उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत भी वो पैसा इसमें दर्ज करवा सकती हैं। जो अपना 2% उनको देना होता है टोटल प्रॉफिट का, उस 2% को अगर वो पीएम केयर्स फंड में देती हैं तो वो भी उनका CSR मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तहत जो पैसा उनको खर्च करना है उसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, GST ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कट। देखो विदेश से जो चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर GST को कट किया गया है। स्पेशली जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं जो एज ए गिफ्ट रिसीव्ड हो रहे हैं इंडिया को, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब पहले 28% लगता था उसको अब कम करके 12% फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कर दिया गया है। यहाँ पर इस आर्टिकल में एक बात बोली गई है कि बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे कंट्रीज से हमारी जो सप्लाई है बहुत सारी चीज़ों की, मेडिकल सप्लाई जो है वो हो पा रही है। मतलब बहुत सारे स्टेट ने, हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं इंडिया की काफ़ी हेल्प की है कोविड-19 के दौरान। एक फॉर्मर RJD MP हैं शहाबुद्दीन, उनकी डेथ हो गई है, जिनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ सिवन के नाम से भी जाना जाता था और तिहाड़ जेल में थे। उनकी डेथ हो गई है, कोविड-19 से वो पॉजिटिव हो गए थे। नेक्स्ट न्यूज, 1.5 लाख डोजेज ऑफ स्पुतनिक वी लैंड इन इंडिया। स्पुतनिक वी रशिया की एक वैक्सीन है और उसकी 1.5 लाख डोजेज इंडिया में आ गई हैं। देखो ये स्पुतनिक वी एक मिसाइल से रिलेटेड जैसा नाम लगता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये वैक्सीन है और रशिया ने इसको बनाया है। यहाँ पर देखो 2-3 आर्टिकल हैं जैसे US से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, कि इंडिया से कोई सिटीजन अगर यहाँ की ट्रैवलिंग करता है तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है इन कंट्रीज़ के द्वारा। मैन सेकेंड कजाकिस्तान तजिकिस्तान एग्री टू ए सीज फायर आफ्टर डेडली क्लैशेज। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि वहाँ की लैंड के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, वाटर के ऊपर, जो वहाँ के पास्चर हैं उनके ऊपर कोई भी क्लियर बॉर्डर नहीं है कजाकिस्तान और तजिकिस्तान में। इसी को लेकर के सीज फायर हुआ था और 39 लगभग लोगों की डेथ उसमें हो गई थी। तो दोनों ही देशों ने ये डेडली क्लैशेज हुआ, उसके बाद में उन्होंने डिस्कस किया कि वो अपनी बॉर्डर है उसको डिस्कस करेंगे और ताकि प्रॉब्लम जो होती है, ये सीज फायर की जो प्रॉब्लम होती है, क्लैशेज जो होते हैं लैंड एंड वाटर के बीच में, उन दोनों चीज़ों को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। प्रोग्रेस नोटेड ऑन एनवॉयज मीट ऑन ईरान न्यूक्लियर डील। इस आर्टिकल में बोला गया है कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए जो हाई रैंकिंग डिप्लोमेट्स, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन के जो हाई रैंकिंग डिप्लोमेट्स मिल रहे थे ईरान से, ताकि US वापस आ सके इस ट्रीटी के ऊपर, जिसको P5+1 ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो डिस्कशन चल रहा था वो एक मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन या फिर JCPOA एक्शन के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज, WHO अप्रूव्स मॉडर्ना वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडर्ना की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल दे दिया है। ये जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है और US मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिसने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के इस वैक्सीन को बनाया था। इसके अलावा WHO की जो इमरजेंसी लिस्ट में है वो फाइजर बायोटेक एंड जॉनसन भी अप्रूवल मिल चुका है। सेम चाइना की कुछ वैक्सीन है, सिनोफार्म एंड सिनोवैक, इनको भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, ऑन नॉर्थ कोरिया
बाइडेन टू चार्ट हिज ओन कोर्स। देखो, बाइडेन से पहले राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन्होंने ग्रैंड बार्गेनिंग का रास्ता अपनाया था और ओबामा का जो रास्ता था वो स्ट्रेटजिक पेशेंस अप्रोचेज। तो मिस्टर बाइडेन वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो अपने रिलेशन है उसमें खुद का अपना रास्ता वो तय करेंगे और खुद के रास्ते के आधार पर ही वो रिलेशन कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया से निपटा जाए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, साइंस पेज से है। आज संडे है और संडे वाले दिन साइंस पेज आता है। यहाँ पर एक सांप की एक प्रजाति मिली है, उसी को लेकर के एक आर्टिकल आया है कि हर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन ने एक स्नेक का नाम रखा है और उस स्नेक के नाम के आधार पर ही उसका जो हर्पेटोलॉजिस्ट जो है दीपक वीरप्पन, उसी के नाम पर इस स्नेक का नाम रखा गया है। ये जो स्नेक है उसको वेस्टर्न घाट वाले रीजन से, वेस्टर्न घाट वाला रीजन है जहाँ पर बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स, फ्रूट फ्लाइज और इसके अलावा फ्रेश वाटर क्रैब, मतलब 2021 के शुरुआती जो 4 महीने हैं उनमें इन सारी स्पीशीज के लोग, ये सारी स्पीशीज मतलब बटरफ्लाई, फ्रॉग, फ्रूट फ्लाइज एंड फ्रेश वाटर क्रैब, इनकी अलग अलग स्पीशीज मिली हैं। अब एक टिनी स्नेक की स्पीसीज भी मिली है। अभी इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में धीरे धीरे रिसर्च होगा तो क्लियर होगा कि ये जो स्नेक की जो स्पीसीज मिली है वो किस चीज़ से बिलोंग करती है। शुरुआत में जब इस स्नेक के बारे में पता लगाया गया तो तमिलनाडु की एक एंडेमिक स्पीसीज के रूप में इसको पाया गया, लेकिन बाद में वेस्टर्न घाट का जो सर्दर्न पार्ट है उसकी कुछ लोकेशंस के ऊपर भी ये नजर आया। इस स्पीसीज को नाम दिया गया है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है दीपक वीरप्पन, उनके ओनर में इस स्पीसीज को नाम दे दिया गया है। ये जो दीपक वीरप्पन है इन्होंने बहुत मेजर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एक जाइलोफिनी, एक सब फैमिली है उसको इरेक्ट करने के लिए। मतलब ये जो जाइलोफिनी सब फैमिली है वो वुड स्नेक की एक सब फैमिली आती है। अब वुड स्नेक नाम आया है तो वुड स्नेक्स हार्मलेस होते हैं, सब फोसोरियल होते हैं एंड ज़्यादातर वो डिगिंग सोई मतलब फार्म्स में जो नीचे ज़मीन के अंदर वो ज़्यादातर पाए जाते हैं और स्पेशली वेस्टर्न घाट जो फॉरेस्ट हैं उसमें ये पाए जाते हैं और अपना जो फीड है मतलब अपना जो फूड है वो अर्थवॉर्म को खा करके या फिर कुछ अदर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो है ना, इंटरेस्टिंगली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दियर क्लोज रिलेटिव आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आर नोन टू बी आर्बोरियल। ये जो वुड स्नेक के जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं और उनको आर्बोरियल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो न्यू स्पीसीज पाई गई है वो ज़्यादातर ड्राई रीजन में पाई गई है। ये जो स्नेक की अभी बात की वो ड्राई रीजन में पाई गई है। अगस्त्य मलाई हिल्स के जो लोअर एल्टीट्यूड है वहाँ पर इनको पाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा नीलगिरी और अन्नामलाई में भी 700 मीटर और अबोव वाला जो रीजन है वहाँ पर जाइलोफिश जो है कोल्ड हायर एल्टीट्यूड के ऊपर इनको पाया गया है। मतलब जाइलोफिश जो है वो इतनी एल्टीट्यूड के ऊपर पाए जाते हैं और ये न्यू स्पीसीज जो है वो लोअर एल्टीट्यूड में पाई गई है। ये जो न्यू स्पीसीज है इसके क्लोज रिलेटिव है कैप्टन्स वुड स्नेक, जिसको वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द केरला, मतलब इस एरिया में भी इनको पाया गया है। देखो धीरे धीरे अब इसके बारे में और स्टडी होगी तब क्लियर विजन होगा कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। ये अगर इन सांप की अगर हम बात की जाए तो देखो इसकी अभी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने के लिए और ज़्यादा स्टडी करनी होगी और ज़्यादा किस तरीके से हैबिटाट क्लाइमेट चेंज होता है तो इनमें क्या क्या चेंजेज होते हैं उन सब को लेकर के क्या होगा, डिस्कशन होगा, स्टडी होगी, तब कुछ जाकर के सामने आएगा। नेक्स्ट न्यूज, ब्लो अवे गैलेक्सी। एक एस्ट्रोफिजिस्ट ने क्या किया है, जेमिनी टेलीस्कोप के सहायता से ब्लो अवे एक गैलेक्सी को स्पॉटेड किया है और इसमें ये पाया गया है इस गैलेक्सी में कि हाइड्रोजन जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई एनर्जी लाइट को एक्सपोज करते हैं। हाई एनर्जी लाइट्स की जो स्ट्रिप्ड ऑफ को एक्सपोज करते हैं और इसी की वजह से यूनिवर्स में जो रीआयोनाइजेशन की जो पजल है उसको सोल्व करने में भी एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए,
देखो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी हम न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं कि गुजरात की हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट की डेथ हो गई और उसका मेन कारण था फायर लगने की वजह से। तो ये आर्टिकल भी आया है कि पब्लिक बिल्डिंग्स एंड फायर सेफ्टी रूल्स। हमारे इंडिया में हॉस्पिटल फायर्स के बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं कर रही है? अगर इस स्टोरी की हम बात करें तो हमारे इंडिया में पब्लिक बिल्डिंग्स में, इंडिया में स्पेशली एवरी ईयर पब्लिक बिल्डिंग्स में फायर्स के इंसिडेंट देखने को मिले हैं और बहुत सारी इसमें इंजरी भी होती है। हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा डेडली फायर्स होते हैं, जिसमें इस समय कोविड-19 पेशेंट्स की काफ़ी डेथ हो रही है। गुजरात के भरूच की बात करें, मुंबई का जो विरार वाला रीजन है, इसके अलावा थाने के पास में जो मुंब्रा रीजन है, यहाँ पर 37 लोगों की डेथ हो गई। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपने डाटा दिए हैं कि 2019 में कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स की वजह से 330 लोगों की डेथ हो गई। या फिर इसके अलावा जो रेजिडेंशियल और ड्वेलिंग बिल्डिंग्स हैं उनमें तो 6329 लोगों की डेथ हो गई फायर की वजह से। सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को लीडिंग कोज बताया जाता है इस फायर का। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो बिल्डिंग सेफ्टी जो लॉज हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करती। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पब्लिक बिल्डिंग्स में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना चाहिए वो नहीं लगवाती। इसके अलावा हॉस्पिटल का जो आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पर फायर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वाला जो रीजन होता है आईसीयू वो ऑक्सीजन सफ्यूज्ड होता है। इसके कारण से सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन का हाई स्टैंडर्ड वहाँ देखने को मिलता है। इसकी वजह से वहाँ पर फायर के चांसेस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि पब्लिक बिल्डिंग्स के से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से फायर सेफ्टी कंप्लायंस को फॉलो करें, और इसमें हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें सारे स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं और इसका जो पार्ट 4 है इस कोड का वो फायर एंड लाइफ सेफ्टी से ही डील करता है। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि कौन कौन सी जो मटेरियल्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और किस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि जो डिस्ट्रक्टिव फायर्स की जो थ्रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। इस कोड के तहत अगर हम बात करें तो न्यू बिल्डिंग्स और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको अलग अलग मतलब किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है उसके आधार पर उनको डिफाइन किया जाना चाहिए। जैसे रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली लाइक सिनेमाज, ऑडिटोरियम, बिजनेस, मर्सेंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हजार्डस। मतलब ये बिल्डिंग के अलग अलग रूप हैं कि किस तरीके से उस बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है, ये डिफाइन होना चाहिए। और उस बिल्डिंग को जब आप डिफाइन कर दोगे तो उस बिल्डिंग के फिर अलग अलग नॉर्म्स बताए गए हैं। जैसे हॉस्पिटल जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंडर आते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की गई है कि पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक हॉस्पिटल के लिए क्या क्या कोड होने चाहिए उन सब की बात यहाँ पर बताई गई है। बहुत सारे स्टेट हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने अपने लॉज बना रखे हैं लोकल बिल्डिंग्स के लिए और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी कर रखी है कि इसको आप अच्छे से लगाओगे। फायर सेफ्टी रूल्स एग्जिस्ट इन एवरी स्टेट बट द प्रोविजन ऑफ द कोड आर इग्नोर्ड इन प्रैक्टिस। हर स्टेट के खुद के फायर सेफ्टी रूल्स हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में, प्रैक्टिस करने में इग्नोर किया जाता है। इवन मैंडेटरी सर्टिफिकेशन डू नॉट रिफ्लेक्ट कंप्लायंस, मतलब हर साल जो उनका रिन्यू होना चाहिए सर्टिफिकेट वो भी उनके पास में नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे बताए गए इंसिडेंट कि हमारे इंडिया में किस तरीके से फायर इंसिडेंट हो रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस चीज़ को फायर सेफ्टी के लिए कि पब्लिक बिल्डिंग्स में जो फायर सेफ्टी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इन पब्लिक बिल्डिंग्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ओपन सेफ्टी स्पेस, प्रोटेक्टेड एग्जिट मैकेनिज्म, डेडिकेटेड स्टेयरकेसेज, इसके अलावा इवैक्यूएशन के लिए क्रूशियल ड्रिल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। तो देखो ये सारे पॉइंट्स आप है ना मेंस आंसर राइटिंग में हॉस्पिटल फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ रही है तो मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है कि हॉस्पिटल फायर्स को किस तरीके से कर्ब किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप रख सकते हो। अब इस कोड में क्या क्या बताया गया है, तो इस कोड में बताया गया है कि जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो 300 स्क्वायर मीटर्स में होनी चाहिए। मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स की बात की गई है। इसमें जो
स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं उनके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की होती हैं, मतलब एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हायर देन 9 मीटर्स, ठीक है, इतनी ऊंची होनी चाहिए, इतने एरिया में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कोड ड्रिल्स डाउन इन द स्पेसिफिक ऑफ फायर रेजिस्टेंट बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड, एक्सटीरियर वॉल्स, इंटीरियर बियरिंग वॉल्स, फ्लोर, रूफ, फायर चेक डोर्स, फायर एनक्लोजर एग्जिस्ट एंड सो ऑन। टेक्नोलॉजीज ऐसी होनी चाहिए कि साउंड अलर्ट हो जाए, फायर के केसेज में कुछ भी ऐसी हो तो बिल्डिंग में अलर्ट हो जाए, लोगों को पता चल जाए। फिर इसके अलावा ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से हम निकलें। फायर फाइटर्स के रूप में डाउज, अपर फ्लोर्स, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रेज, फायरमैन्स लिफ्ट, फायर बैरियर, एस्केप रूट्स, मार्किंग्स, ये सब कुछ यूज किए जाने चाहिए। प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए बिल्डिंग की, ठीक है, जो चीज़ यूज की जाए उसको मतलब ढंग से ऐसा सब कुछ होना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या इस कोड को फॉलो करते हैं? देखो महाराष्ट्र में हमने खूब इंसिडेंट देखे अभी, ऐसा नहीं है कि जो जो कागजों में जो चीज़ होती है ना वैसा कुछ भी नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। 2010 से 2015 के बीच में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी एक रिपोर्ट दी है महाराष्ट्र के लिए कि जब ऑडिट की गई 53 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इन 8 सेलेक्टेड MC म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, तो ये सामने आया कि 53 बिल्डिंग्स में 11 ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर सिर्फ फायर के लिए चीज़ें क्या थी, एग्जिस्ट कर रखा था, इंस्टॉल कर रखा था कि फायर की प्रॉब्लम हो तो ये सारी वेपन्स वहाँ पर मौजूद हैं। और 42 बिल्डिंग्स तो ऐसी थी जहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी, ठीक है, मतलब फायर से रिलेटेड कि ऐसी जो चीज़ हो। जब फायर डिपार्टमेंट प्रोफेशनल्स हैड आइडियल डिमांडेड थर्ड पार्टी ऑडिट बाय लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स। केरला में भी बात की गई है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, ठीक है। हॉस्पिटल्स को दे दिया जाता है 15 मीटर 24 मीटर की जो उनकी हाइट होती है उनके बीच में, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अधिक एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन और डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु's फॉर्म फॉर ए फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर द फायर सर्विस एक्ट रीड विद म्यूनिसिपल लॉ इज इवन ब्रॉडर एंड नो रेफरेंस इज फाउंड फॉर कंप्लायंस विद द कोड। मतलब ब्रॉडर तो बना रखा है लॉ को, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो फ्यूचर कोर्स किस तरीके से होना चाहिए, ये जो इंसिडेंट हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कोविड-19 जो हॉस्पिटल्स हैं उनके सेफ्टी ऑडिट्स टाइम पर होने चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनमें अगर हैवी फायर होता है तो उनमें ऑप्शन होनी चाहिए कि किस तरीके से जो लोग हैं, विजिटर्स हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, इनको हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर संडे वाले दिन प्रोफाइल्स आती हैं, मतलब पूरे वीक में जो व्यक्ति जो पॉइंट काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो एक तो ICMR रहा, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ICMR काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो ICMR के बारे में जो सारे बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। यहाँ पर देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अफगानिस्तान में सिर्फ एकमात्र जू अगर कम्युनिटी से आप बात करोगे तो एकमात्र जू है वहाँ पर, जाबू लोन सीमेंटो। वहाँ पर जब प्रॉब्लम्स हो रही थी अफगानिस्तान में तो उनके सारे फैमिली, सारे रिलेटिव्स निकल करके इजराइल चले गए, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पर बचे हुए हैं। इनको लेकर के इशू ये हो रहा है कि जब अफगानिस्तान से US और नाटो एलीज ट्रूप्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि दोबारा से तालिबान वहाँ पर आ सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर तालिबान रिवर्स करता है अफगानिस्तान में तो वो भी वहाँ से इजराइल चले जाएंगी। और ये जो पर्सनैलिटी न्यूज़ में है वो है चोले जाओ जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है इनकी मूवी नोमैडलैंड के लिए। नोमैडलैंड के लिए इनको ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिनको ऑस्कर मिला है, किसके लिए, बेस्ट डायरेक्शन के लिए। और इसके अलावा ये फर्स्ट नॉन वाहिद वीमेन है जिनको ऐसा ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, चोले जाओ। इम्पोर्टेंट स्पेशली जब पर्सन इन न्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कई एग्जाम्स में, स्पेशली जो स्टेट PCS होते हैं, SSC CGL होते हैं, उन सारे न्यूज़ में ये जो नाम है वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।